जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 51 पेपर है वो इसके सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 5 अप्रैल 2021 को 3 बजे जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन पे मिलेगी। ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, इन सभी के प्रीवियस ईयर की पीडीएफ है वो आपको इसी टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज भी हमने शुरू कर रखी है। उसमें आपको 135 पेपर है, 135 टेस्ट मिलेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। अब पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है मैथ का। अब इसके अंदर आपको पूछा गया भी ऐसी 4 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या के 2 गुने, दूसरी संख्या के 3 गुने और तीसरी संख्या के 4 गुने और चौथी संख्या के 5 गुने का योग है वो आपके पास में 236 है। अब मैं वो संख्या मान लेता हूं, एक तो मान लेता हूं x, फिर x प्लस में 1 क्रमागत है, x प्लस में 2, x प्लस में 3 और x प्लस में 4। अब यहाँ पे 4 ही क्रमागत संख्याएं हैं तो 4 ही मान लो भी, ठीक है, 4 ही मान लो। ये हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। अब यहाँ पे पहली संख्या का 2 गुना तो ये हो जाएगा 2x, और दूसरी संख्या का 3 गुना तो ये हो जाएगा 3x, 3 से गुणा कर दो, और इसका 4 से गुणा कर दो, और इसको फिर 5 से गुणा कर दो भी। तो ये आपके पास में हो जाएगा 2x प्लस में 3 से गुणा करवाओगे तो 3x प्लस में 3, और फिर हो जाएगा 4x प्लस में 4 2 8, और प्लस में आ जाएगा 5x प्लस में 5 3 15, और इनका योग कितना दे रखा है 236 दे रखा है, तो 236 के बराबर रख दो। अब देखो भी 2x, 3x, 5x, 4x, 9x, 9x और 5x कितने हो जाएंगे भी, ये हो जाएंगे 14x। 14x प्लस में ये हो जाएगा 3 और 8 11, 11 और 5 11 और 15 कितने हो जाएंगे भी, 11 और 15 26 हो जाएंगे। तो बराबर में आपके पास में कितना है भी 236 है। तो 14x यानी x बराबर मान लो ये 26 है वो इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा भी, और 236 में से 26 निकलेगा तो आपके पास में हो जाएगा ये 0 और 1 यानी 210, और 14 है वो इसके भाग में आ जाएगा। अब इससे काट दो भी, 7 से काट दो, 7 2 14, और उसके बाद में या फिर 14 से काट दो, 14 एकम 14 बच गया कितना 7 70, 14 5 70, तो यानी x का मान कितना आ गया 15 आ गया। x का मान 15 आ गया, तो यहाँ पे x वो संख्या क्या थी x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 ये थी, तो हो जाएगा 15 16 17 और 18। वो संख्या क्या हो जाएगी 15 16 17 और 18 हो जाएगी, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें बताना है भी कितने लाल गुलाबों में कांटे नहीं है। तो यहाँ पे आयत है ना वो कांटा है भी, आयत है वो कांटों को दर्शा रहा है, तो इसका मतलब आयत के अंदर नहीं आना चाहिए, आयत के अंदर नहीं आना चाहिए। वर्त है वो गुलाब को दर्शा रहा है भी, ये गुलाब को दर्शा रहा है, और यहाँ पे त्रिभुज है आपका वो लाल को दर्शा रहा है। तो कितने लाल गुलाबों में कांटे नहीं है, तो इसका मतलब आयत के अंदर नहीं आना चाहिए। तो ओनली फॉर आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 18 हो जाएगा भी। 18 लाल गुलाब है जिसके अंदर कांटे नहीं है, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसके अंदर देखो भी, यहाँ पे इसमें आपको मान दे रखा है 3 नंबर क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 5 दे रखा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड एक्स का मान 8 दे रखा है, और आपको ज्ञात करना है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब और -3x वाई का मान ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है
भी x की क्यूब प्लस में y की क्यूब प्लस में z की क्यूब माइनस में 3xyz। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस या फिर a प्लस बी प्लस सी, या फिर इसे x प्लस वाई प्लस जेड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी प्लस सी और उसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास में बड़ा ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो जाएगा, भी यहाँ से आपका बड़ा ब्रैकेट शुरू हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और उसके बाद में माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। इस प्रकार से ये एक फॉर्मूला होता है, इसमें मान रख दो भी। अब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 5 है, तो 5 रख दो और उसके बाद में ब्रैकेट और 5 का स्क्वायर यानी 25 आ जाएगा और माइनस में 3 और इसका मान कितना है? तो 8 दे रखा है, तो यहाँ पे 8 रख दो। अब 8 या 24, 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा आपका, 25 में 24 जाएगा 1 बचेगा और 5 का फिर क्या है? 1 के साथ में गुणा करवाओगे तो 5 ही होगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा? अभी इस सभी का मान है वो 5 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। तो 122 से 59 फिर 28 फिर 13, तो यहाँ पे कितना माइनस कर रहा है भी ये? अगर भाग दे रहा है तो भी किसका दे रहा है ये? नहीं, 122 में से 59 बाहर निकालो, 12 में से 9 गया 3 बच गया और 11 में से 5 गया शायद 63 बच गया अभी, ठीक है। और फिर 59 में से 28 बाहर निकालोगे तो ये कितना बचेगा? यहाँ पे ये हो जाएगा 9 में से 1 और ये 31 हो जाएगा और उसके बाद में 28 में से 13 बाहर निकालोगे तो ये आपके पास में 5 और 1 15 हो जाएगा। अगर अपन बात करें यहाँ पे भी एक प्रकार से, अब इसके अंदर है वो एक तो 63 का ये फॉर्मूला लगेगा, भी 63 31 और 15, इस प्रकार से ये इसका क्या चल रहा है? अंतर चल रहा है। 15 2 30 प्लस 1 31, 31 2 62 प्लस में 1 63, इस प्रकार से हो जाएगा ये। दूसरा यहाँ पे देखो भी 13 2 26, 13 2 26 प्लस में 2 कर दिया और 28 2 56 प्लस में 3 कर दिया और फिर 59 दुए कितने होते हैं? अभी 59 दुआ है वो 118 होता है और प्लस में 4 कर दिया, ठीक है। 2 से गुणा करके पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा फिर 4 जोड़ा, तो यहां से ऑप्शन के हिसाब से देखो तो यहाँ पे अपन 6 रखें तो 2 से गुणा करूंगा, 2 से गुणा करूंगा 6 2 12 और प्लस कर दूं 1। तो कहने का मतलब ये है, अभी पहले क्या किया इसने? 2 से गुणा फिर 1 जोड़ दिया, फिर आगे वाले में 2 से गुणा 2 जोड़ दिया, फिर आगे वाले में 2 से गुणा 3 जोड़ दिया, फिर आगे वाले में 3 से गुणा 2 से गुणा 3 जोड़ दिया, फिर 2 से गुणा 4 जोड़ दिया। इस प्रकार से चल रहा है ये सिस्टम, तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? m आता है 13 पे, 13 में से 3 गया 10, 10 में से 3 गया 7 और 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा और 4 पे आ जाएगा d, यानी -3 कर रहा है अभी। u आता है 21 पे, 21 में 1 बढ़ा दिया 22, 22 में 1 बढ़ा दिया 23, 23 में 1 बढ़ा दिया 24, 24 पे आ जाएगा आपका x और उसके बाद में r आता है 18 पे, 18 में 3 घटा दिया 15, 15 में 3 घटा दिया 12, 12 में 3 घटाओगे तो आपके पास में आ जाएगा 9, 9 पे आ जाएगा i। उसके बाद में v आता है 22 पे, 22 में 1 जोड़ा 23, 23 में 1 जोड़ा 24, 24 में 1 जोड़ा 25 और 25 पे आ जाएगा y। तो यहाँ पे पहले क्या किया इसने? 3 जोड़ा, पहले -3 किया, फिर 1 जोड़ दिया और फिर -3 किया, फिर -3 किया और फिर क्या किया? +1 किया। इस प्रकार से ये प्रोसेस है अभी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, वर्ष 1990 से 1994 तक शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए इनमें से किस अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया था? तो 1990 से 1994 तक आपका राइट आंसर होगा मैगेलन अंतरिक्ष यान का, मैगेलन अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 7 नंबर क्वेश्चन टिग्नोमेट्री का है। कॉस की घात 4 माइनस में साइन की घात 4 थीटा बराबर 3/5 दे रखा है। थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन का अपन कर लेते हैं। 4 घात को अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे और ये हमें 3/5 दे रखा है।
अब ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, तो यहां से हमारे पास ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका रिजल्ट कितना होगा? इसका रिजल्ट हमारे पास में 1 हो जाएगा। ठीक है, इजिकल टू हमारे पास में कितना चल रहा है? 3/5 चल रहा है। अब ये रिजल्ट किसका आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास में आ गया 3/5। ठीक है, अब 3/5 आ गया। यहां से अपन कोशिश ये करते हैं कि इस कॉस को साइन के पदों में लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर पहली सर्वसमीका से, यहां से कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, इज इक्वल टू 3/5। तो ये कितना बन गया? 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5 है। अब देखो, मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाता हूं तो ये तो प्लस का बन जाता है, तो 1, और 3/5 को इधर ले आता हूं तो माइनस का 3/5, और ये बन जाएगा हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लो इस साइड का, एलसीएम लोगे तो 5 एलसीएम आएगा, 5 माइनस में 3 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा 2/5 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा। कहने का मतलब साइन थीटा का मान आएगा 1/√5। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है क्या? सॉरी, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है? 1 है, कर्ण है √5। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से समकोण त्रिभुज में अपन आधार निकाल लेंगे, 2 आएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर की सहायता से। ठीक है, अब हमें मान किसका चाहिए? मान हमें चाहिए इसका। अब मान इसका चाहिए तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आया? देखो, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान 3/5 है, तो मैंने इसका मान तो रख दिया यहाँ पे 3/5 प्लस 2 साइन थीटा का मान आपने अभी निकाला था कि साइन थीटा का मान 1/√5 है, गुणा में कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार है 2, कर्ण है √5, तो ये बन गया 3/5 प्लस 2 दूनी 4 और √5 गुणा √5 कितना बन गया? 5। एलसीएम कितना आएगा? 5। 3 + 4 बराबर कितना आएगा? 7/5 आ जाएगा। कितना आएगा? 7/5 आएगा। ऑप्शन देख लो कौन सा है, 7/5। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन देखो अभी। सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये आपका राइट आंसर होगा, वायलिन से है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। भारतीय मानक यामियोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो वो आपका राइट आंसर होगा बिहार है, वो उन 5 राज्यों में से नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, एक आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, और एक आपका हो जाएगा ओडिशा, और एक आपका हो जाएगा उत्तराखंड, और एक आपको 5 नंबर जो राज्य है वो आपको बताना है जहां से भारतीय यामियोत्तर रेखा गुजरती है। तो 4 मैंने बता दिए हैं, बिहार इसमें है नहीं, 5वां आपको बताना है। भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखो भी। अब देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यदि थीटा एक न्यून कोण है तो tan थीटा प्लस में cot थीटा का मान 2 दे रखा है, योग इनका, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हैं कि tan थीटा प्लस में cot थीटा का मान 2 कब हो सकता है? न्यून कोण का मतलब हो गया 90 डिग्री से छोटे छोटे कोण पे आपको ध्यान करना है। तो अपन जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है, cot 45 का मान 1 होता है, दोनों का योग करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। थीटा का मान 45 डिग्री आ गया, यहाँ पे रखेंगे तो tan 45 का मान 1 होता है, cot 45 का मान भी 1 होता है। घात 15 है तो कोई बात नहीं, घात 15 लगा दें, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। घात 20 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 और 1 की घात 20 और 1 की घात 15, तो ये रिजल्ट होगा 1 + 1 + 2 गुणा 1 गुणा 1, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में 4। छोटा सा क्वेश्चन था, आपको यहाँ पे देखना भी थीटा का मान कितना आया। थीटा का मान यहाँ पे 45 डिग्री है। इस प्रकार से इसको हल करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
11 नंबर क्वेश्चन देखो भी, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात है वो 7:5 दे रखा है और आगे इसने बोला है भी उनकी संगत व्ययों का जो अनुपात है वो 9:7 है। यदि वे क्रमशः 1700 और 1100 रुपए की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात करनी है। अब देखो भी मैंने प्रत्येक व्यक्ति की आय मान ली x है और यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति का व्यय मान लिया y है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी दो व्यक्तियों के आय का जो अनुपात दे रखा है वो 7:5 दे रखा है, तो उनकी आय क्या हो जाएगी 7x और 5x हो जाएगी, 7x और 5x हो जाएगी। और व्यय का जो अनुपात दे रखा है वो 9:7 दे रखा है, तो उनका व्यय है वो 9y और 7y हो जाएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी पहली कंडीशन के अंदर अपन देखते हैं भी उनकी पहले एक व्यक्ति की यानी मैंने वाली अभी व्यक्ति A है, इनकी आय 7x है और इसमें से 9y, इसमें से -9y यानी उनका व्यय माइनस कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, उसकी बचत आ जाएगी। ये समीकरण नंबर 1 बन गया आपके पास में। अब दूसरी कंडीशन में देखो, दूसरी कंडीशन के अंदर है वो दूसरा जो व्यक्ति है उनकी आय 5x है और उनमें से 7y उनका जो व्यय है वो माइनस कर दूं तो मेरे पास में 1100 क्या बच जाएगा, उसकी बचत आ जाएगी। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब आपको उनकी क्या है, संगत आय ज्ञात करनी है यानी x का मान ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पे x न काट के y काट दो। y कैसे काटोगे भी, समीकरण नंबर 1 को 7 से गुणा कर दो, समीकरण नंबर 2 को 9 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 49x माइनस में 63y और बराबर में 119 और 00, ठीक है। और उसके बाद समीकरण नंबर 2 को 9 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 45x माइनस में 63y और बराबर में 1199, तो ये आ जाएगा 9900। अब यहाँ पे जोड़ दो भी घटाने पर, तो घटाओगे तो निशान चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये आपका कट गया और यहाँ पे आपके पास में बच गया 4x बच गया। 4x बराबर में 9900 है, तो 00 और 9 में से 9 गया 0 और ये आपके पास में आ गया 2000, यानी 4x का मान 2000 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा 500, x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा अभी 500 आ गया। अब आपको पूछा गया है तो उनकी प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय पूछी है, तो एक की 7x है और एक की आपके पास में क्या है 5x है, तो x की जगह मान रख दो, तो ये आपके पास में 7 5 35, तो 3500 आ जाएगा, दूसरे का 5 5 25 2500 आ जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी जो संधि पाई जाती है वो जानु संधि पाई जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं नी जॉइंट बोलते हैं। नी यानी घुटने का जो जॉइंट होता है वो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से शाम 4:30 पे निकलती है और रात 10:30 पे अमृतसर पहुंचती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करनी है। औसत चाल आपको 75 किलोमीटर पर घंटे दे रखी है, तो दिल्ली से अमृतसर की दूरी आपको बतानी है। अब देखो भी 4:30 बजे चली और 10:30 बजे वो क्या है पहुंच गई, तो टोटल जो आपके पास में समय लगा वो 6 घंटे का लगा, 6 घंटे का लगा टोटल समय। अब यहाँ पे औसत चाल कितने 75 किलोमीटर पर घंटा है, तो चाल बराबर दूरी बराबर क्या हो, चाल इंटू समय होता है, चाल इंटू समय, तो वो गुणा कर दो, 6 5 30 3 और 6 7 42 42 और 3 45 450 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, यदि n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है तो n की पावर 3 माइनस n हमेशा किससे विभाज्य होगा। अब यहाँ पे n एक कोई संख्या ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी संख्या ले लो, प्राकृत संख्या बोल रखा है इसने 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं आप। मैं यहाँ पे 2 लेकर आपको समझाता हूं। देखो n का मान मैंने 2 ले लिया, n का मान मैंने 2 लिया, तो यहाँ पे n की पावर यानी 2 की पावर 3 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और फिर वापस उसमें से क्या है 2 माइनस कर दूंगा, यानी 2 की पावर है वो मैंने 3 की और फिर -2 घटा दिया, तो ये टोटल कितना हो गया 8 में से 2 गया 6, और ये 6 है वो देखो भी किस ऑप्शन के हिसाब से देखो 6 से डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी कंडीशन में मैं n का मान 3 लेता हूं, n का मान 3 लेता हूं, तो n का मान 3 ले लिया, पावर 3 लगा दी, माइनस में 3 करना है आपको, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 यानी 27, 27 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 24। अब ये 24 देखो किससे डिवाइड हो रहा है, तो 24 है वो आपका 6 से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे आपका 24 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 2 वाली कंडीशन के अंदर तो आपका 6 है वो 6 से ही डिवाइड हो रहा था। अब आगे देखो भी 4 की कंडीशन लेते हैं, तो 4 की पावर 3 करते हैं, तो 4 की पावर 3 माइनस 4, तो यहाँ पे 4 की पावर 3 कितना होता है 64,
और 64 में से 4 माइनस करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब 60 आ जाएगा तो ये 8 से डिवाइड नहीं है, 60 है वो 6 से डिवाइड है और आपका क्या है 4 से डिवाइड है। तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा, तो हमेशा और हमेशा है वो 6 से ही डिवाइड होगा, 6 से ही डिवाइड होगा। अब 5 लेके देख लो, आप 5 लोगे तो यहाँ पे 5 की पावर 3 करोगे और माइनस में 5 करोगे तो 5 की पावर 3 क्या 125 और 125 में से आप 5 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। 120 है वो आपका क्या है 6 से डिवाइड है। तो ये 4 से भी तो डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहां पे कुछ ऐसी कंडीशन आती है जहां पे जैसे 2 वाली कंडीशन थी, उसमें 2 वाली कंडीशन के अंदर न तो 8 से डिवाइड था ये, न 5 से डिवाइड था और न 4 से डिवाइड था, ओनली फॉर 6 से डिवाइड था ये। ठीक है, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा भी। आगे देखिएगा नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 24 और 28 से पूर्णतः विभाजित है। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर अपन बात करते हैं 5 अंकों की, इसके अंदर क्या है डिवाइड रूल लगा देते हैं अपन। डिवाइड रूल है वो 24 को क्या लिख सकता हूं मैं 8 इंटू 3 लिख सकता हूं भी, ठीक है, और 16 को 8 इंटू 2 लिख सकता हूं, 12 को क्या लिख सकता हूं, तो यहां पे अगर 7 यानी 28 को क्या लिखूंगा मैं 7 इंटू 4 लिखूंगा, 7 इंटू 4 लिखूंगा। अगर मैं 8 का डिवाइड रूल लगाता हूं, 8 का डिवाइड रूल क्या बोलता है, कोई भी संख्या है उस संख्या के लास्ट 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या पूरी पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखो भी 090 है, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कैंसिल करो। उसके बाद में 060 है तो इसमें 8 से ये भी कभी भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 8 को 7 से गुणा करोगे 56 आएगा और फिर 4 सेंसफल बचेगा, ये भी नहीं होगा। और 70 यानी 070 है, लास्ट के 3 अंकों में 8 का डिवाइड करोगे तो 70 है, ये भी कभी भी नहीं होगा, क्योंकि 8 निम्न 72 होता है और 8 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे 64 होता है, तो 6 सेंसफल बच जाता है, तो इसमें भी ये भी कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब आपके 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए और उसके बाद में ऑप्शन आपके पास में एक ही बचा है, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। या फिर आप क्या करोगे 12, 16 और 24 और 28 का क्या करोगे एलसीएम निकालोगे भी, ये ऑप्शन वाला बेस्ट तरीका है। या फिर एलसीएम निकाल लो इनका, एलसीएम निकाल करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लो और उसमें उस एलसीएम का भाग दे दो, अगर सेंसफल कितना बचता है उसके हिसाब से जोड़ना या घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड लॉन्ग टाइप हो जाता है और ये आपका क्या है शॉर्ट है। आगे देखो भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब यहाँ पे देखो भी, यदि 15 की पावर 300 दे रखी है और 16 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा। 300 क्या है, एक सम संख्या है, 300 एक सम संख्या है, तो मैं 15 की पावर 2 कर देता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर 15 अगर विषम संख्या होती तो 15 की पावर 1 ले लेते। अगर यहाँ पे जो पावर है वो सम के अंदर है तो अपन क्या है 15 की पावर 2 ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। और 225 है वो आपका देख लो भी 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16 बच गया आपके पास में कितना 6, 65 और उसके बाद में 16 चौके 64 बच गया कितना 1, तो 1 सेंसफल बचेगा भी, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 6 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघाल करके 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो यहां पे बड़े घन का आयतन अपॉन में छोटे घन का आयतन, बड़े घन का आयतन अपॉन में छोटे बड़े घनाभ का आयतन अपॉन में छोटे घन का आयतन बराबर में क्या आता है संख्या होती है भी। तो यहाँ पे घनाभ का आयतन अपॉन में घन का आयतन बराबर में संख्या आएगी, तो घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 6 इंटू 4 और यहाँ पे घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन है वो 3 गुणा भुजा होता है, 3 गुणा भुजा। तो यहाँ पे ये आपके पास में आ जाए 3 इंटू 2, तो ये काट दो भी 3 एकम 3, 3 2 6 और ये कट जाएगा आपका 3 एकम 3 और 3 2 6, 2 से 2 कट जाएगा भी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना भी, घन का जो आयतन होता है वो भुजा की क्यूब होता है भी, यानी 2 इंटू 2 इस प्रकार से होगा ये। तो ये आपके पास में 2 से 2 कैंसिल कर दो, फिर 2 2 4। अब इसके अंदर 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी 3 बार कट जाएगा ये, 2 एकम 2 और 2 3 6 और फिर 2 2 4, ये 4 से कट जाएगा और उसके बाद में ये हो जाएगा 4 3 12। तो यहाँ पे 12 घन आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 12 छोटे घन आ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। यानी घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है और घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की क्यूब और बराबर में संख्या निकल के आती है अभी। अब इसके अंदर देखो भी
एक समबाहुभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण और बहिष्कोण का अंतर है वो आपको 160 डिग्री दे रखा है और बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब आपको पता है भी अंतःकोण में मान लेता हूं x और बहिष्कोण में मान लेता हूं y, तो x माइनस वाई बराबर में आपके पास में कितना दे रखा है 160, यानी अंतर 160 दे रखा है और अंतःकोण और बाह्य कोण का जो योग होता है वो कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पे जोड़ने पर जोड़ोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, जोड़ोगे तो 2x और y से y कैंसिल हो जाएगा, बराबर में ये आपके पास में हो जाएगा 340। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान है वो यहाँ से 2 का भाग लगाओगे इसके ऊपर, तो 2 एकम 2 और 2 7 14 और उसके बाद में ये हो जाएगा 2 5 10, यानी आपके पास में 2 7 14, तो ये 170 आ जाएगा। भाई कितना आ जाएगा 170, यानी x है क्या, तो x आपने अंतःकोण माना है। अब आपको पता है भी अंतःकोण और बाह्य कोण का मान कितना होता है 180 होता है, तो अंतःकोण का मान 170 है तो बाह्य कोण का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब भुजा ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है 360 अपॉन में बाह्य कोण, 360 अपॉन में बाह्य कोण। अब 360 बाह्य कोण है कितना 10, तो 0 से 0 काट दो 36, तो इनकी भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी इनमें से कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला तीसरा क्रिकेटर बना है, तो कायरन पोलार्ड हो जाएगा। भाई कायरन पोलार्ड है, ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला तीसरा क्रिकेटर बना है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है। भी नाभिकीय संलयन होता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो बम होता है ना, बम, उस बम के अंदर है वो नाभिकीय विखंडन होता है, ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन होता है परमाणु बम के अंदर। और नाभिकीय संलयन है ये आपके एक प्रकार से सूर्य है और अन्य जो तारे हैं उनमें जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 देश के इनमें से किन 2 शहरों के मध्य जलमार्गी परिवहन हेतु पहले से ही संचालित है, तो वह है प्रयागराज से हल्दिया। प्रयागराज से हल्दिया तक अभी NW1 यानी नेशनल वाटर जो हाईवे है वो आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहां से कहां तक है, तो प्रयागराज या फिर प्रयागराज से हल्दिया तक है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे, तो दादा भाई नारोजी थे। भी दादा भाई नारोजी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है, तो वो आपका राइट आंसर होगा नॉर्वे से है। भी संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव है वो नॉर्वे देश से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर स्थित कालका की ओर एक ही समय में चलना शुरू करते हैं, यानी चंडीगढ़ से ये यहाँ पे चंडीगढ़ है और यहाँ पे आपका कालका है। चंडीगढ़ से कालका की ओर एक ही समय, बीच में दूरी कितनी है 50 किलोमीटर की दूरी है और ये एक ही समय और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। सचिन की चाल है वो अनिल की चाल से 6 किलोमीटर कम है, यानी सचिन की चाल अनिल की चाल से कम है 6 किलोमीटर। ये अनिल कालका पहुंचता है और तुरंत, अनिल है वो कालका पहुंचा और तुरंत है वो चंडीगढ़ के लिए वापस चलना शुरू करता है। तो मार्ग में 20 किलोमीटर की दूरी पर वह सचिन से मिलता है, तो सचिन की चाल ज्ञात करनी है। अब देखो भी यहां से मैंने मान लिया भी सचिन की चाल अनिल से कम है, तो इसका मान लो भी सचिन यहां पे पहुंचा, लेकिन अनिल भाई साहब है ना वो यहां तक कालका पे पहुंच गए और फिर वापस कालका से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए और इसको कालका से 20 किलोमीटर दूर है वो सचिन को पकड़ लिया, यानी मिल गया। यहाँ पे ये अनिल मिल गया यहाँ पे। अब देखो भी टोटल दूरी इसने कितनी कवर की है, भी यहां से लेकर के और यहां तक, यहां तो आपका अनिल आ ही गया, यहां से लेकर के और यहां तक टोटल दूरी है वो 20 आने की और 20 जाने की, टोटल दूरी 40 किलोमीटर इसने कवर कर ली। 40 किलोमीटर दूरी है वो इसने ज्यादा कवर की है भी, और वो भी 6 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से की है। तो ये जो 40 किलोमीटर की जो दूरी है, 40 किलोमीटर की ये जो दूरी है वो 6 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से की है, क्योंकि जो अनिल है उसकी चाल सचिन से 6 किलोमीटर ज्यादा है, 6 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ज्यादा है। तो यहाँ पे 40/6 तो आपके पास में समय आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा भाई समय आ जाएगा 40/6।
तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो ये आपके पास में समय आ गया, ये आपके पास में समय आ गया। अब यहाँ पे देखो भी मार्ग में 20 किलोमीटर दूरी, अब सचिन की चाल बतानी है, सचिन की चाल बतानी है, तो टोटल 40/6। अब देखो भी सचिन ने टोटल दूरी कितनी कवर की है, अभी यहां से शुरू किया और यहां तक, यानी टोटल दूरी तो ये 50 थी और 20 वो वापस आ गया, तो इसका मतलब सचिन ने 30 किलोमीटर दूरी तय की है। अब सचिन ने 30 किलोमीटर की दूरी तय की और कितने समय में की, तो ये की 40/6 घंटे के अंदर कवर की हुई, 40/6 घंटे के अंदर कवर की है। क्योंकि जो अनिल है उसको ये जो आगे वाली दूरी कवर करने में, 40 किलोमीटर दूरी कवर करने में इसको समय लगा था, वो 40/6 घंटे लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा 30, यानी आपको पता है भी चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी 30 है और समय कितना है 40, और इंटू यहाँ पे लगा दो 6, तो 0 से 0 काट दो, 6 × 18 और 18 के अंदर 4 का भाग दे दो, तो ये आपके पास में आ जाएगा 4 चौके 16, बच गया कितना, 4 चौके 16 बच गया 2, 4 5 20, तो 4.5 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे देखो भी A/B बराबर है C/D बराबर है E/F बराबर है G/H बराबर है 1/3। तो कहने का मतलब ये है भी, अगर मैं ये देखूं भी A/B ये भी बराबर है C/D के, और ये E/F के बराबर है, और यहाँ पे ये आपका G/H के बराबर है, और ये आ जाएगा आपके पास में कितना, तो इसका मान है वो आपके पास 1/3 आ गया। इसका मान कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब आप यहाँ पे देखोगे भी इसका मान आपको बताना है, इसका मान आपको बताना है, तो ये आपके पास में देखो भी P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, R यहाँ पे है और S यहाँ पे है, यही सिस्टम है, P Q R S दोनों यहाँ पे है। तो इसका मतलब इनको जोड़ोगे, आप इनको जोड़ोगे तो ये कट जाना है भी, ये आपका P से P कट जाएगा, S से Q से Q कटेगा, R से R कटेगा और S से S कट जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाना, बच गया आपके पास में क्या, वही बचेगा ACEG, और दूसरी साइड में आपके पास में क्या बचा, BDF और H, तो आपके पास में वही अनुपात आ जाएगा 1/3। क्या आ जाएगा भी 1/3, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में अंग्रेजी पुलिस कर्मियों द्वारा घेरे जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मारी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद के अंदर अंग्रेजों ने घेर लिया था भी, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, सब्जियां, गाजर, खाद्य सामग्रियां, तो ये आपका खाद्य सामग्री के अंदर ही आ जाएगा भी, और खाद्य सामग्री के अंदर है वो सब्जी आती है भी, और सब्जी के अंदर क्या है भी, गाजर है, तो गाजर सब्जी के अंदर आएगी। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा वाला डायग्राम खाद्य सामग्रियां, फिर आ जाएगा सब्जियां और फिर आ जाएगी गाजर, तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन डी, जो डायग्राम है वो बिल्कुल सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है होमोजेन्स। अब इसके अंदर आपको बताना है बी मैट्रिक्स मटेरियल्स। अब इसमें बोला गया भी होमोजेन्स मिक्सचर ऑफ ए सोल्यूट एंड ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड, यानी विलेय और विलायक, विलेय और विलायक के समरूप मिश्रण को क्या बोला जाता है, तो उसे अपन विलियन बोलते हैं भी। विलेय ये हो जाएगा आपका विलेय प्लस में विलायक, विलेय प्लस में विलायक, और इनको मिलाने पर आपके पास में क्या बनेगा, विलियन बनेगा, सोल्यूएंट बनेगा विलियन। यानी जैसे ये मान लो भी मेरे पास में 5 लीटर क्या है, 5 लीटर दूध है, 5 लीटर मेरे पास में क्या है, मिल्क है, ठीक है, और उसमें मैंने 1 लीटर है वो 1 केजी है वो चीनी मिला दी, 1 केजी इसमें चीनी मिला दी, तो टोटल जो 5 लीटर क्या था मेरे पास में, विलायक था, 1 केजी मेरे पास में क्या थी, चीनी थी, तो ये क्या है, विलियन है। और अब इसमें मिला दी, दोनों मिल गया, मिक्सचर क्या हो गया, 6 लीटर हो गया। तो अब वो जो 6 लीटर है वो मेरे पास में क्या है, विलियन है, विलियन सॉरी विलेय, विलायक और विलियन। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि पूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है, तो वो ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखो भी, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम इनमें से कौन सी नदियों का है, तो आपका गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का उत्तर प्रदेश के अंदर संगम है, त्रिवेणी संगम है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखो भी, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ये मॉन्ट्रियल के अंदर है भी, मॉन्ट्रियल के अंदर 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय कहां पे है? तो ये मॉन्ट्रियल के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, राफ्टिंग का पानी से वही संबंध है, राफ्टिंग का पानी पर वही संबंध है जो स्कीइंग का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बर्फ पर। यानी राफ्टिंग पानी पे किया जाता है, जिस प्रकार से तैरना हो गया एक प्रकार से, तो वो पानी में किया जाता है। तो बर्फ में चलने का स्कीइंग किसे बोलते हैं? तो बर्फ पे चलने को बोलते हैं भी, ठीक है। तो बर्फ पे जो चला जाता है या फिर बर्फ पे जो दौड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं? स्कीइंग बोलते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सोमगो झील, सोमगो झील है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सोमगो झील है वो सिक्किम के अंदर है भी, सै से सोमगो और सै से सिक्किम के अंदर है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सरलीकृत करना आपको। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 4 एकम 4, 4 दुआ 8, 2 तिया 6, 6 से 6 कट गया, बच गया कितना? यहाँ पे पूरा 1 बचा है। 1 प्लस में 17 माइनस में 12, तो आपके पास में कितना बचेगा? 17 और 1 18, 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जोड़ता है भी, नाथुला दर्रा है ये सिक्किम को चीन से जोड़ता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, स्टेटमेंट आपको दे रखा है और नीचे आपको इसमें स्टेटमेंट में आपको दे रखा है भी, उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम स्ट्रीम के चयन के लिए छात्रों का असमंजस में रहे हैं। यानी स्टेटमेंट आपको दे रखा है भी, उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम या फिर स्ट्रीम के चयन को लेकर छात्रों में क्या है? असमंजस है। अब डिस्कस क्या निकाला जा सकता है? तो इसके अंदर बोला गया है बी, उनके चयन पर निर्णय लेते समय उनकी रुचियां, योग्यता और क्षमताओं का विचार करें। बिल्कुल सही बात है भी, यानी छात्रों को जब चयन किया जाता है तो उनकी रुचियों का, योग्यताओं का और क्षमताओं का आंकलन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात यह है भी, शिक्षा और कैरियर परामर्शदाताओं से भी मार्गदर्शन लेना चाहिए, वो भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों जो डिस्कशन है वो बिल्कुल सही है, फॉलो हो रहे हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो BATTLE को क्या लिखता है? ये लिखता है WTSSKL लिख रहा है अभी। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इसके अंदर अब इसमें बताना आपको क्या लिखेगा। तो इसके अंदर है वो टी को देख लो भी, इसमें क्या लिख रहा है? टी को अस लिख रहा है अभी। यहाँ पे देखो भी टी को ये अस लिख रहा है तो अस लिख दो। उसके बाद में ए को देख लो क्या लिख रहा है? तो टी लिख रहा है तो टी लिख दो। बी को देखो भी क्या लिख रहा है? डब्ल्यू लिख रहा है तो डब्ल्यू लिख दो। और एल को देखो क्या लिख रहा है? तो एल को के लिख रहा है अभी, तो के लिख दो। और उसके बाद में ई को देख लो क्या लिख रहा है? एल, तो एल लिख दो। टी को देखो एस लिख रहा है तो एस लिख दो। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी, 2 श्रमिक एक्स और वाई एक कार्य करते हैं। 2 श्रमिक है एक्स और वाई एक कार्य करते हैं। एक्स को अकेले काम करते हुए उस कार्य को पूरा करने में दोनों के एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय से 12 घंटे अधिक लगता है। और उसके बाद में वाई अकेले कार्य करता है तो उसे उस कार्य को पूरा करने में दोनों के एक साथ मिलकर कार्य करने को पूरा कार्य एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय का 27 घंटे अधिक समय लगता है। तो उन्हें एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से करेंगे भी, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आपको एक्स मान के करना पड़ेगा और लगभग 1 पेज है वो पूरा 1 पेज भरेगा अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो। अब ऑप्शन में पहले स्टार्टिंग में 18 ही मान के कर लेता हूँ भी। अब मैंने इन्हें पूछा है भी उन्हें एक साथ मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करना है, तो 18 घंटे इसका समय यानी ऑप्शन आ रहा है। तो x प्लस में y दोनों मिलकर के उस कार्य को 18 दिन में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी ये बोलता है भी जब x कार्य करता है ना तो उसे दोनों जब मिलकर वो कार्य करते हैं उससे 12 घंटे अधिक लगते हैं। तो x उस कार्य को कितने दिन में कर देगा? दोनों को मिलकर 18 घंटे लगते हैं और 12 घंटे उसको अधिक लगता है। तो 18 और 12 कितने हो जाएंगे? 30।
उसके बाद में y को टाइम कितना लगेगा, तो y को 27 घंटे अधिक लगते हैं, तो 27 और 18 कितने आ जाएंगे 45। तो कहने का मतलब ये है भी x एक उस कार्य को 30 घंटे में कंप्लीट करता है और y उस कार्य को 45 घंटे में कंप्लीट करता है। दोनों मिलकर के देखो भी कितने घंटे, दोनों मिलकर के अगर 18 आ रहा है, दोनों मिलकर के उस कार्य को 18 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं हमारे अनुसार, तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ गया 90 आ गया। 30 तिया 90 और 45 दुए 90, दोनों मिलकर के एक दिन में 5 कार्य करते हैं। टोटल कार्य कितना 90 है, तो 90 को यानी एक दिन में 5 करते हैं तो 90 कार्य वो 18 दिन में कर देंगे। तो 18 यहाँ पे आ रहा है, 18 हमने माना था, ऑप्शन उठाया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 18 हो जाएगा भी। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 11 की पावर 8 माइनस में 13 को 10 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेष बचेगा। अब 11 की पावर 8 है, अब मैं यहाँ पे यानी 11 की पावर 8 यानी एक सम है, तो मैं यहाँ पे 11 की पावर 2 मान लेता हूँ, भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। माइनस में 13 करना तो 11 की पावर 2, 11 की पावर 2 यानी 121, माइनस में 13 करना और फिर इसको क्या है 10 से विभाजित कर देना है। तो 11 में से 3 जाएगा तो आपके पास में 8 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, और उसके बाद में 108 बचेगा। यानी 121 में से 13 गया 108, और 108 को 10 से विभाजित करोगे तो 10 एकम 10, और उसके बाद में भाग टूट गया भी, उसकी सिपर लग गई, और शेषफल कितना बचेगा फिर 8 बचेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 10 दाएं में से 100 होता है, 10 दाएं 100 होता है, बच गया कितना 8, 108 में से 100 जाएगा तो 8 ही बचेगा। आगे देखो भी मांचू पिंचू के इंका अवशेष किस देश में स्थित है। मांचू पिंचू के इंका अवशेष किस देश में स्थित है, तो पेरू के अंदर है भी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम दर्ज किया गया, तो डी गुकेश के नाम से, डी गुकेश 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी यदि a अनुपात b का मान 3:4 है और b अनुपात c का मान है, b अनुपात c का मान 7:9 के बराबर है, तो c और a का मान बताना है। तो यहाँ पे a अनुपात b और b अनुपात c, तो इसका उल्टा n बना करके गुणा कर दो भी, तो ये हो जाए 3:4 और 7:9। तो ये आपके पास में इस प्रकार से 9 चौका 36, 7 चौके 28 और 3 7 21। अब ये आपके पास में आ गया। अब ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान, आपको तो c और a का चाहिए, तो 36:21 हो जाएगा। इसको और काट दो 3 से, तो 12 तिया 36 और 7 तिया 21, तो 12:7 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है रेखिक समीकरण आपको दे रखी है, 35x माइनस में 35y प्लस में 15 बराबर 0, तो ग्राफ और x के बीच बने कोण का माप ज्ञात करना है। तो अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे एक आपके पास में समीकरण होती है भी y बराबर क्या होता है mx प्लस में c होता है भी, mx प्लस में c होता है, और m यहाँ पे क्या है, m यहाँ पे ढलान होता है भी, m है वो आपका यहाँ पे ढलान होता है, और c यहाँ पे क्या होता है नियतांक होता है। अब इस समीकरण के अंदर है वो m का जो मान होता है वो tan थीटा के बराबर होता है भी, m का जो मान होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, m एक ढलान होता है, और वही आपको ज्ञात करना है भी, कोण ज्ञात करना है। अब इसके अंदर इस समीकरण को थोड़ा सा इस प्रकार से सेटिस्फाई करें भी, जो आपका 35y है माइनस का 35y है, इसको 0 की तरफ लेके चाहें, तो ये हो जाएगा प्लस का 35y बराबर में 35x प्लस में 15। अब y का मान आपके पास में क्या हो जाएगा, तो y बराबर आपके पास में हो जाएगा 35 का अलग अलग में भाग लगा दो, तो 35x अपॉन में 35 प्लस में 15 अपॉन में 35, तो 35 से 35 कैंसिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको 5 से काट दो, 5 तिया 15 और 5 आते 35। तो यहाँ पे देखो भी y बराबर में आपके पास में आ गया x प्लस में 3/7। अब इस समीकरण का, और आपके पास एक जो समीकरण थी स्टार्टिंग में मैंने बताया था, y बराबर होता है mx प्लस में c, और इनका क्या कर दो आपस में तुलना कर दो। तुलना करोगे तो आपको तो ढलान ज्ञात करना है भी यहाँ पे, तभी आपके पास में कोण पता लगेगा। तो m की तुलना करूंगा मैं, तो यहाँ पे x के गुणा के अंदर 1 है, x के गुणा के अंदर है वो 1 रहेगा, तो यहाँ पे m का मान कितना आ गया, तो m का मान आपके पास में 1 आ गया। और मैंने क्या बताया था, जो m का जो मान होता है वो tan थीटा के बराबर होता है,
तो टेन थीटा के टर्म के अंदर है वो एक का मान किसका होता है, 45 डिग्री का मान होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कोण कितने का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो कट के लिए किया जाता है। CUT कट, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स किया जाता है, और कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस C, और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस V का यूज किया जाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, या तो 10 पेन या 5 पेन के मूल्य वर्ग में 10 या तो 10 पेन या 5 या तो 10 पैसे या 5 पैसे के मूल्य वर्ग के 100 सिक्कों को मिलाकर के 7.25 की राशि बनती है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। अब इसके अंदर देखो भी आप मिक्सचर एलिगेशन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। भी मैंने मान लिया भी 100 जो सिक्के वो सारे के सारे क्या है, 10 पैसे के हैं। तो 10 पैसे के होंगे तो टोटल रुपए आपके पास में कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 10 रुपए हो जाएंगे। फिर 10 पैसे के 100 सिक्के आपके पास में, तो 10 रुपए हो गए। और उसके बाद में यहां पे अगर मैं बात करूं भी सारे के सारे जो रुपए है, सारे के सारे जो सिक्के वो 5-5 पैसे के हो, तो 5-5 पैसे के हो तो आपके पास में 5 रुपए हो जाएंगे। और टोटल जो राशि है वो बोल रहा है भी कितनी है, 7.25 है, तो 7.25 यहां पे बीच में रख दो। अब देखो भी मिक्सचर एलिगेशन से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहां पे आपके पास में बचेगा ये कितना बचेगा, 2.25, यानी 7.25 में से 5 जाएगा तो 2.25 बचेगा, और 10 में से 7.25 जाएगा तो आपके पास में ये 75, तो ये हो गया, और ये बचेगा आपके पास में 2.75 ये हो गया। अब पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो और 25 से काटो इसको, 25 निमा 225, और उसके बाद में इसको काटोगे तो 25 धाया 250 और 25 11 बाद चला जाएगा भाई, 9:11 आपके पास में क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब टोटल हमारे पास में कितना है, 11 और 9 20 है। हमारे अनुसार तो 20 सिक्के हैं, लेकिन वो बोल रहा है 100 सिक्के हैं, तो 20 बराबर 100, एक बराबर कितना आ जाएगा 5, एक का मान 5 आ गया। अब आपको प्रत्येक प्रकार के सिक्के बताने, तो यहाँ पे 9 का यानी 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 9 है, तो 9 5 45। इसी प्रकार से 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या है, 11 है, तो 11 5 55। तो यहाँ पे 45 और 55 उसकी संख्याओं का अनुपात आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको कथन दे रखा है, कुछ चारपाई मेज है, कुछ जो CH से चारपाई है वो क्या है, M से मेज हो जाएगा भी, और कोई मेज कुर्सी नहीं है, कोई भी आपकी मेज है वो कुर्सी नहीं है, तो मेज आपकी कुर्सी के अंदर नहीं जा सकती भी, ठीक है। अब इसके अंदर देखो भी निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला है भी केवल कुछ चारपाई कुर्सियां हैं, केवल कुछ जो चारपाई है वो कुर्सियां हैं। चारपाई CH से चारपाई हो गया, चारपाई है वो कुर्सियां हैं नहीं, यानी इसके अंदर केवल आपका एक जो वर्ड आ रहा है वो एक नेगेटिविटी को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे केवल कुछ चारपाई कुर्सियां हैं, बाकी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसको गलत करो। कोई कुर्सी चारपाई नहीं है, कोई भी कुर्सी है आपकी चारपाई नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक डायग्राम इसका ये बन जाएगा भी, ये तो आपकी चारपाई है, ये आपकी मेज होगी। अब कुर्सी वाला मेज के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन चारपाई के अंदर तो जा सकता है भी कुर्सी वाला, तो एक डायग्राम आपका ये बन गया। अब इस वाली कंडीशन के अंदर वो दोनों में सही होना चाहिए, तभी उसको सही माना जाएगा। अगर एक में सही है और एक में गलत है तो उसको गलत ही माना जाएगा। अगला देखो भी कोई चारपाई कुर्सी नहीं है, कोई भी आपकी चारपाई है वो कुर्सी नहीं है, तो इसको भी गलत कर दो भी। कोई भी चारपाई इसके अंदर तो है, कोई भी चारपाई है वो कुर्सी है, और इसके अंदर नहीं है, तो दोनों के अंदर सही होना चाहिए, नहीं तो उसको गलत माना जाएगा, तो कोई भी निष्कर्ष का पालन नहीं करेगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी महत्वपूर्ण विदेश यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान भारत आए थे का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो राल्फ फिश है, ये अकबर के शासनकाल में भारत आया था, बिल्कुल सही है। अब्दुल रजाक है, ये देवराय द्वितीय के काल में भारत आया था, बिल्कुल सही है। मार्को पोलो है, ये पांड्य साम्राज्य के शासनकाल में भारत आया था। लेकिन जॉन जुर्डन है, ये आपका सांजा के काल में शासनकाल में भारत नहीं आया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये सही सुमेलित नहीं है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 53 की पावर 15 -1 दे रखा है।
निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। अब 15 यहाँ पे क्या है अभी, 15 एक विषम संख्या है, तो 53 की पावर में 1 कर दूं, एक भी विषम संख्या है तो 53 की पावर 1 करेंगे तो 53 ही होगा, और उसमें से -1 करोगे तो आपके पास में कितना होगा, 53 में से 1 गया 52। अब ये 52 है वो देख लो भी किससे पूर्णतः विभाजित, 13 से, 13 चौके 52 होते हैं, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, तो वो 6 से 14 वर्ष तक की, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फोन लाइन से जोड़ने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये मोडेम का यूज करते हैं, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 52 नंबर क्वेश्चन में आपको पहले क्या है, सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है इसको। सार्थक अनुक्रम में आप व्यवस्थित करोगे तो पहले इसके अंदर क्या होगा अभी, पहले इसके अंदर है वो आपका ऑडिशन या फिर ट्रायल होगा, पहले आपका ऑडिशन या फिर ट्रायल होगा, उसके बाद में आपका चयन होगा, और चयन होने के बाद में फिर आप अभ्यास करोगे, यानी पहले आपका ऑडिशन या ट्रायल होगा, फिर उसके बाद में आपका चयन कर लिया जाएगा, फिर आप क्या है अभ्यास करोगे और उसके बाद में उसका फिर पूर्वाभ्यास करोगे, उसके बाद में फिर पूर्वाभ्यास करोगे और फिर आप क्या है उसको मंच के ऊपर प्रदर्शन करोगे। वही प्रक्रिया है जैसे आपका सिलेक्शन होगा, वही प्रक्रिया यहाँ पे है भी, पहले आपका ऑडिशन या ट्रायल, यानी आप क्या करोगे एक प्रकार से तैयारी करोगे भी, या फिर ये बोल सकते हैं अपन फॉर्म अप्लाई करोगे, उसके बाद में आप है वो आपका चयन होगा, उसके बाद में आपको वो ट्रेनिंग देंगे भी, आप ट्रेनिंग होती है ना 12-6 महीने की, आपको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देने के बाद में फिर आपका क्या होगा पूर्वाभ्यास, यानी उसको फिर आप दोहराते जाओगे, जैसे ही आप पक्के हो जाओगे तो आप क्या है आपको ओनली फॉर खुद को भी, पहले जो ट्रेन चलाते हैं तो किसी को साथ में बेचते हैं, उसके बाद में जैसे आप पक्के हो जाओगे भी आपको ट्रेन चलाने आने लग गई तो आप क्या है खुद को सौंप देंगे ट्रेन, तो वो होता है मंच प्रदर्शन यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि 3 tan थीटा बराबर आपके पास में क्या है 2 है, तो निम्नलिखित का मान आपको ज्ञात करना है। अब इसके अंदर देखो भी 3 tan थीटा बराबर में 2 है, तो tan थीटा बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। अब tan आपको पता है भी लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ पे आप कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, आधार कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर यानी 4 और कर्ण का स्क्वायर यानी 9 और 4 13, तो ये आ गया 13, और इधर कर्ण की स्क्वायर है, कर्ण की स्क्वायर बराबर 13, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा √13 आ जाएगा भाई, कर्ण आपके पास में √13 आ गया। अब इसके अंदर मान रख दो, इसके अंदर मान रखोगे तो यहाँ पे देखो भी साइन यानी LAL लाल बट्टा कक्का, अब साइन की टर्म के अंदर है वो आपका क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो इसके अंदर मैं आपको लिख देता हूं भी लंब आधार और कर्ण, लंब आपके पास में क्या है 2 है, लंब आपके पास में 2 है, कर्ण आधार आपके पास में 3 है और कर्ण आपके पास में √13 है। अब इसमें मान फिल करना है आपको, तो √13 इंटू साइन का मान क्या है लंब बटा कर्ण, लंब कितना आपके पास में 2 और कर्ण आपके पास में कितना है √13 है, और फिर माइनस का निशान, उसके बाद में 3 tan थीटा, तो 3 इंटू tan आपके पास में क्या है लंब बटा आधार होता है, तो 2 इंटू आधार कितना है 3 है, और अपॉन में 3 इंटू tan थीटा लंब बटा आधार यानी 2/3, और प्लस में √13 इंटू कोस थीटा, कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, और आधार आपके पास में कितना है भी 3 है, और कर्ण आपके पास में कितना है भी √13 है, तो ये √13 से √13 काट दो, 3 से 3 काट दो, और √13 से √13 काटो और 3 से 3 काट दो, तो आपके पास में ऊपर बच गया 2 - 2, और नीचे आपके पास में क्या बच गया अभी, नीचे आपके पास में बच गया बचा 2 प्लस में 3, अब ऊपर तो आपके पास में 0 हो गया और नीचे आपके पास में 5 है, अब 5 का 0 के अंदर भाग देना है, तो कितना आ जाएगा अभी 0 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, अब इसमें आपको बताना भी जनरेटर नामक उपकरण है वो परिवर्तित करता है, तो जनरेटर है जो घूमेगा, जनरेटर जब घूमेगा तो वो
कौन सी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है भी, यांत्रिक ऊर्जा। और जैसे ही घूमेगा तो उसके बाद में क्या है, आर्मेचर घूमेगा, और आर्मेचर घूमेगा तो आपकी विद्युत बनेगी, विद्युत बनेगी तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करता है कौन, जनरेटर। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, तो मोटर। आपकी जो विद्युत मोटर होती है ना, उसको अपन लाइट देते हैं, लाइट देते हैं तो वो घूमती है, घूमेगी तो वो कौन सी ऊर्जा होगी, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 56 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताने हैं भी 54 के अभाज्य गुणनखंड आपको बताने हैं। तो इस प्रकार से कर सकते हैं 54 का, और यहाँ पे 2 का भाग दोगे तो ये आपके पास में चला जाएगा 27 2 54, और फिर 3 का भाग दोगे तो ये आपके पास में आ जाए, 3 का भाग दोगे तो आपके पास में 3, फिर 3 का भाग दोगे 9, फिर 3, फिर 3, फिर 1, तो यहाँ पे कितना आ जाए 2 × 3 × 3 × 3। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है, तो रैम हो जाएगा, जिसे अपन बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि प्राथमिक मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी होती है। और लाइट चले जाने पर मेमोरी के अंदर जो कंटेंट होता है वो डिलीट हो जाता है भी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और बाकी मैग्नेटिक टेप है, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, ये क्या है, ये द्वितीयक मेमोरी होती है भी। इट्स ओके। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में पहले मैं आपको बता देता हूं इसकी हिंदी पूर्णतः भी क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी एक घनाभ है, उसका वॉल्यूम ज्ञात करना है, यानी आयतन ज्ञात करना है। एक घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। कंडीशन आपको दे रखी है, यदि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुना है, लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से दोगुना अधिक है, और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी 12 सेंटीमीटर है, जो उसकी ऊंचाई से दोगुनी है। अब इसके अंदर देखो भी, अगर अपन बात करते हैं भी, आपको चौड़ाई दे दी 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, और जो आपकी लंबाई है वो इसने बोला है भी 2 गुना अधिक है, यानी उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुना अधिक है। तो लंबाई से 2 गुना अधिक है तो 12 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और उसके बाद में इसने एक कंडीशन ये भी बोली है भी, उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो चौड़ाई है वो ऊंचाई से दोगुनी है, ऊंचाई से दोगुनी है। तो ऊंचाई से दोगुनी होगी तो वो कितनी हो जाएगी भी, ऊंचाई से दोगुनी होगी तो आपके पास में ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 होगी, 6 होगी, तभी 6 का दोगुना करेंगे तभी क्या है 12 आ रहा है। तो यहाँ पे ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई यानी बी, और ये इसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई यानी एच आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको यहां पे जो कंडीशन दे रखी है वो थोड़ा सा गौर करने वाली बात ये है भी, इसने बोला है भी जो आपकी लंबाई है वो चौड़ाई से, लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी अधिक है। अब इसके अंदर अधिक नाम दे दिया ना, दुगनी अधिक है, तो इसका मतलब ये हो गया भी दुगनी तो है ही है, और उसके बाद में जो आपकी चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर यानी वो अधिक और है। तो इसका मतलब हो गया भी उसकी जो लंबाई आएगी ना, एल लंबाई आएगी, दुगुना कर दिया, 12 का दुगुना 24 हो गया, और फिर 12 इसमें और ऐड कर दो तो यानी उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। अब यहां पे लंबाई 36 होगी, चौड़ाई आपकी 12 होगी, और ऊंचाई आपकी 6 होगी। अब इनका आपस में गुणा करवा दो। वॉल्यूम क्या होता है घनाभ का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 36 × 12 × 6, तो आपके पास में राइट आंसर क्या होगा 2592, 2592, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। भी इसने बोला है भी इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 2 गुना अधिक है, 2 गुना अधिक। अगर 2 गुना कहता तो 24 हो जाता, लेकिन 2 गुना अधिक है, 2 गुना अधिक है, तो 12 तो है ही है, और उस 12 का 2 गुना अधिक है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी उसकी लंबाई। आगे देखो भाई, नेक्स्ट आपके सामने है 59 नंबर क्वेश्चन। भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है, तो देहरादून के अंदर है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 संख्याओं का अनुपात आपको ये दे रखा है और उनका योग 30 दे रखा है, तो दूसरी और 5वीं संख्या का योग आपको बताना है। मैं ये संख्या ही मान लेता हूं 1 2 3 4 5 इस प्रकार से संख्या ही है, तो हमारे अनुसार उसका योग कितना हो गया, 2 1 और 2 3 3 6 6 4 10 और 5 15 15, हमारे अनुसार उसका योग 15 है, लेकिन वो बोल रहा है 30 है, तो 1 बराबर है 15 2 30, 1 का मान 2 आ गया। अब दूसरी संख्या और 5वीं संख्या का योग पूछा है, तो दूसरी संख्या और 5वीं संख्या का योग कितना हो गया, हमारे अनुसार तो 7 आ रहा है, तो 1 का मान 2 है तो 7 का मान 14 हो जाएगा, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक
इनमें से किससे संबंधित है? तो सुलभ शौचालय आंदोलन से संबंधित हो जाएगा। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक है वो सुलभ शौचालय आंदोलन, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको मैं बता देता हूं यहां पे ये पूछ क्या रहा है। अब इसमें बोला भी निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य नहीं है? कौन सा परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सर्जित करना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर है वो रोजगार सर्जित करना है, वो परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य नहीं है। भी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी कितने 3 के तुरंत बाद 3 आता है लेकिन 3 पहले नहीं आता। 3 पहले नहीं आना चाहिए, तुरंत बाद 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो भी इस कंडीशन के अंदर एक तो ये हो गया भी तुरंत बाद 3 है, पहले 3 नहीं आना चाहिए। और उसके बाद में एक कंडीशन आपकी ये होगी भी, एक कंडीशन इतनी ये होगी लेकिन ये वाली पीछे वाली कंडीशन नहीं होगी। तो 1 2 और एक कंडीशन आपकी ये होगी, एक कंडीशन ये होगी। आगे 3 नहीं आना चाहिए, पीछे 3 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, पीछे 3 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे 3 ही कंडीशन होगी भी, एक कंडीशन आपकी ये है, एक कंडीशन ये होगी, एक कंडीशन ये होगी। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी सकल घरेलू उत्पाद निम्न में से किसका कुल मूल्य है? तो सकल घरेलू उत्पाद है वो एक विशिष्ट वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम उत्पादों एवं सेवाओं का मूल्य है, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुमित ने कहा, एक तस्वीर है और उस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुमित कहता है तस्वीर में मौजूद आदमी मेरी सास का ससुर है। तस्वीर में मौजूद जो आदमी है वो मेरी सास यानी इस सुमित की सास और इसका क्या है भी ससुर है, इसका ससुर है। अब तस्वीर में मौजूद आदमी मेरी सास का ससुर है, तो तस्वीर में मौजूद आदमी का सुमित की पत्नी के साथ क्या संबंध है? तो सुमित की पत्नी, तो यहां पे सुमित की पत्नी कौन हो जाएगी? तो सुमित की पत्नी है वो एक प्रकार से इसकी सास की बेटी होगी भी, यानी सुमित की सास की बेटी हो जाएगी। और इसके साथ में क्या रिलेशन है? तो यहां पे अगर अपन बात करें इसकी बेटी हो गई ये और इसकी सास का ससुर है, तो इसका मतलब ये हो गया भी ये ससुर है ना, ये एक प्रकार से इसकी पत्नी का दादा लगेगा, फिर दादा लगेगा। यानी कहने का मतलब ये है भी इनकी सास का जो पति है उसका पिता कौन है? इसका ससुर है। इसका पिता है वो क्या है? ससुर है। तो इसका मतलब ये हो गया भी उसकी जो पत्नी है वो उसकी सास की बेटी लगेगी, उसकी सास की बेटी होगी और ये जो ससुर है वो उसका दादा हो जाएगा भी। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? एक्स आता 24 पे, 24 में से 2 घटाया 22, 22 में 2 घटाया 20, 20 में 2 घटाया 18, 18 में 2 घटाया तो आपके पास में आ जाए पी 16। सी आता 3 पे, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11 आ जाएगा के। तो आपका राइट आंसर होगा पी के, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जिसे PRL बोलते हैं, जो अंतरिक्ष एवं संबंध विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था है, कहां स्थित है? तो ये अहमदाबाद के अंदर स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1926 के अंदर है वो व्यवसाय संघ अधिनियम पारित किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात आपको बताना है। अब देखो भी दो संख्याओं का अंतर, मैंने वो संख्या मान ली x माइनस वाई और इनका अंतर है वो उनके योग के 30% के बराबर है। तो योग क्या हो जाएगा इसका? x प्लस वाई और इसके 30% के बराबर है, 30/100 बराबर है भी। तो यहाँ पे उनकी संख्याओं का अंतर है वो उनके योग के 30% के बराबर है, तो ये 30 हो जाएगा। अब ये 100 यहाँ पे भाग में इधर जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा भी, तो ये हो जाएगा 100x माइनस में 100y बराबर में 30x प्लस में 30y। अब x को एक साइड में कर लो और y को एक साइड में कर लो, तो यहाँ पे
ये 30 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 70x बचेगा, और ये 100 है वो प्लस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये आपके पास में 130 y बचेगा। अब x और y का अनुपात ज्ञात करना है आपको, तो y को इसके पैरों में लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा x बटा वाई, और 70 को इधर भेज दो दूसरी साइड में तो ये हो जाएगा 130 बटा 70। तो ये आपके पास में 0 से 0 कट गया, 13:7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भी 13:7, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखो भी, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मर्तकों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, मर्तकों का टीला है, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन हंसवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, तो हंसवर्धन हवेनसांग, है से हंसवर्धन और है से हवेनसांग भारत आया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोल रखा है भी यदि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर में 2 माइनस रूट 3 दे रखा है, तो आपको ज्ञात करना है रूट 3 साइन थीटा प्लस में कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में अपन एक सर्वसमीका अच्छे से जानते हैं। सर्वसमीका होती है 2 नंबर कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी 10 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ से बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाएंगे तो बराबर 1 आ जाएगा। एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना है, 2 माइनस में रूट 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस में रूट 3, ब्रैकेट ये गुणा में है, सेक थीटा प्लस नहीं है माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है, ये बन जाएगा आपके पास टेन थीटा बराबर 1, ये 2 माइनस रूट 3 गुणा में भाग में चला जाएगा, तो ये हमारे पास में बन जाएगा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर 1 बटा 2 माइनस में रूट 3। हर का परमेयकरण करेंगे तो विपरीत साइन लेंगे, 2 प्लस रूट 3 ले लेंगे यहाँ पे, और फिर 2 प्लस रूट 3, ठीक है। तो एक बार प्लस माइनस हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, और ये ऊपर रिजल्ट आएगा 2 प्लस रूट 3, यानी ये रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। ये आपके पास समीकरण नंबर 2 आ जाएगी, और ये समीकरण नंबर आपके पास 1 थी। दोनों को जोड़ेंगे तो देखो माइनस का 10 प्लस का 10 ये रहा है, और माइनस का 10 ये कट जाएगा। सेक थीटा और सेक थीटा कितने हो जाएंगे, 2 सेक थीटा बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3 ये दोनों कट जाएंगे आपस में, बचेगा क्या 2 और 2 4, 2 इसके भाग में लग जाएगा तो ये बन जाएगा सेक थीटा बराबर 2 का भाग देंगे 4 में तो 2 आएगा, और इसको 2/1 लिख सकते हैं। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण यहाँ पे 2 दे रखा है, लंब 1 दे रखा है, यही है क्या, कर्ण बटे लंब नहीं कर्ण बटे आधार। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लंब निकालेंगे तो वो लंब कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 4 माइनस 1 रूट 3 आएगा, कितना आएगा रूट 3 आएगा। अब हमें मान किसका चाहिए, रूट 3, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब है रूट 3, कर्ण है 2, प्लस कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार 1 है कर्ण 2 है, रूट 3 गुणा रूट 3 क्या बन जाएगा 3/2 प्लस 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/2, 4 में 2 का भाग दो 2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, यदि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 30, 20 और 40 है तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कमरा यानी एक प्रकार से घनाभ हो गया, और घनाभ का वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2h और ब्रैकेट l प्लस में b, ये होता है भी। तो यहाँ पे आपके पास में 2h, h यानी ऊंचाई कितनी है 40 है, 40 2 80 हो गया, और यहाँ पे l प्लस में b, l प्लस में b कितना हो गया 50 हो गया। तो आपस में गुणा करो 8 5 40, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 4000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, राम और श्याम की वर्तमान आय का अनुपात है वो 7:9 है, 7:8 है, ये वर्तमान है,
और 9 वर्ष बाद में उनकी आय का जो रेशियो है वो 8:9 हो जाता है। तो राम और श्याम की वर्तमान आय क्रमशः कितनी है ये आपको बतानी है। अब यहाँ पे देखो भी इनके बीच में 1 का गैप है और यहाँ पे भी 1 का गैप है, तो हमारे अनुसार तो उनके बीच में 1 का गैप है, लेकिन वो बोल रहे हैं 9 वर्ष का है, तो 1 का मान कितना आ गया, 9 आ गया। तो उनकी वर्तमान आयु पूछे तो वर्तमान आयु का अनुपात तो ये है 9 7 63 और 9 8 72, तो 63 और 72 आ जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए, क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ, तो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर की जो पीडीएफ है, एनटीपीसी है, एसएससी जीडी है, ग्रुप डी है, इन सभी की प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है, वो भी आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो एनटीपीसी के लिए आपको टेस्ट सीरीज में 135 पेपर मिलेंगे भी, यानी हमने एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रखी है, तो उसमें आपको 135 पेपर है वो दिए जाएंगे, जो कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपको टेस्ट सीरीज है वो अत्यंत आवश्यक है भी, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, तभी आपको अपने का पता लगेगा भी अपन कितने के पानी में है और कितना का अपने को याद करना और कितना का याद हुआ है। अब इसके अंदर देखो भी, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में है वो कार्बोहाइड्रेट है, वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोजन 1 नंबर हो जाएगा भी। ग्लाइकोजन के रूप में कौन संग्रहित होता है, तो वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 4 शब्द दिए गए, उनमें से 3 किसी तरह से संगत है। कुर्सी हो गया, डेस्क हो गया, मेज हो गया और पंखा हो गया। पंखा एक क्या है, इलेक्ट्रिक है भी, पंखा एक इलेक्ट्रिक है, बाकी आपका डेस्क हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, ये क्या है, इलेक्ट्रिक नहीं है। आगे देखो भी, ये एक प्रकार से फर्नीचर ही हो जाते हैं, डेस्क भी फर्नीचर से हो जाएगा, मेज भी फर्नीचर हो जाएगा और कुर्सी भी है वो भी लकड़ी से बनी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसके अंदर आपको मान रखना है और बताना है कौन सा समीकरण सही है। तो मैं 4 नंबर समीकरण उठा लेता हूँ, 7 और इस का मान हो जाएगा -18 और प्लस का अर्थ क्या है भी, तो प्लस का अर्थ आपका हो जाएगा, प्लस का अर्थ भाग 2 और उसके बाद में कैरेट का अर्थ क्या है, कैरेट का अर्थ है गुणा 12 और ग्रेटर देन +3 और माइनस का अर्थ क्या है भी, तो माइनस का अर्थ हो जाएगा बराबर 2 और उसके बाद में इसका मान आ जाएगा -100। अब यहाँ पे देखो भी, इसको सोल्व करते हैं, तो ये आपके पास में 2 एकम 2 और 2 निम 18 और 7 माइनस में 9 इंटू 12 प्लस में 3, तो इसको सोल्व करेंगे 12 निम 108 और 108 में से 7 जाएगा, 108 माइनस का है भी और प्लस का आपके पास में 7 है और प्लस का आपके पास में 3 है, 7 और 3 10, 108 में से 10 जाएगा तो 98 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। और इधर में से प्लस का 2 है और माइनस का 100 है, तो आपके पास में इधर भी 100 में से 2 जाएगा तो आपके पास में माइनस का 98 बचेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आरी का लकड़ी के साथ में वही संबंध है, यानी आरी से लकड़ी काटी जाती है तो चाकू से सब्जी काटी जाती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है अभी 2018 का। अगला देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो, यहां से अगर अपन इसको सोल्व करते हैं भी, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 3 के बाद में है तो 3 जीरो लग जाएगी भी, नीचे क्या है 3 जीरो लगेगी। और यहां से ये पॉइंट हटाएंगे 3 के बाद में है तो यहाँ पे ऊपर आपके पास में क्या है 3 जीरो लग जाएगी। और यहां से ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या है 2 जीरो लग जाएगी। और यहां से ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या है 2 जीरो लग जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब 91 से 91 कैंसिल कर दो भी, गुणा के अंदर है और 11 बटा 13 31 आ गया, 13 31, तो 11 एकम 11 और ये 111 एकम 11 और ये आपके पास में चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा भी 11 एकम 11 और ये 121 बार चला जाएगा। तो 11 का 1 से और 11 का भाग दिया तो ये 121 हो गया। अब इसने पूछा भी वर्गमूल पूछा है तो इसके ऊपर रूट लगा दो, रूट लगाओगे तो 1 है वो 1 के रूप में आ जाएगा बाहर और 121 है वो 11 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो 1 बट्टा 11 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है
खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे? तो लाल कुर्ती के नाम से लोकप्रिय थे भी। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन है वो सदस्य है वो किस नाम से लोकप्रिय थे? लाल कुर्ती के नाम से लोकप्रिय थे। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50% अधिक है, 50/7% अधिक है, तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। तो सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैंने सोहन की आय कितनी मान ली? 100 मान ली। अब 100 का 50/7% कितना होता है? 50/7 ही होता है, और अधिक है तो इसका मतलब 100 प्लस में 50/7 करना पड़ेगा आपको। 100 प्लस में 50/7, तो ये आपके पास में 7 एलसीएम आ गया, तो ये आपके पास में हो गया 700 प्लस में 50, तो 750 हो गया। यानी आपके पास में सचिन की आय कितनी आ जाएगी? तो सचिन की जो आय है वो 750/7 आ जाएगी। अब आगे बोला इसने सोहन की आय है वो सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है? तो देख लो भी कितने प्रतिशत कम है। तो ये आपके पास में 750 में से 750/7 में से 100 माइनस करोगे तो ये आपके पास में आ जाए 50/7 कम है। 50/7 कम, और किससे कम है? तो वो सोहन से कम है, यानी 750/7 है, तो वो ऊपर आपका 7 आ जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल करो, और ये जो 5 से कम 5 और 15, 5 75, तो 1/15 आ जाएगा। अब आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत ज्ञात करना तो यहाँ से 100 से गुणा करना पड़ेगा अभी। अब आपके पास में ये भाग चला जाएगा, 5 से काट दो, 5 तिया 15 और 2 100, तो ये आपके पास में 20/3 आ जाएगा। 20/3 आ जाएगा, जो कि आपके पास में 6 से 6/7 6.67% आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैंने सोहन का जो आय मानी थी वो 100 मानी थी, और 50/7% अधिक है, तो यहाँ पे 100 का 50/7%, 50/7 ही होता है, अधिक होता है, तो यहाँ पे सचिन की आय 750/7 आ गई। अब 750/7, अब इसने बोला भी सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितना प्रतिशत कम है? तो सोहन की आय है वो सचिन की आय से 50/7 कम है, 50/7 कम है, और वो सचिन की आय से कम है, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको सोल्व करना पड़ेगा भी, ठीक है। और प्रतिशत निकालना है तो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला है वो एक संसाधन है जो कि जीवाश्म ईंधन का है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है? तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक होने का मतलब क्या है? आज पॉजिटिव आयन सबसे ज्यादा हो गए। अब आज पॉजिटिव आयन का मतलब क्या होता है? अम्लता, यानी आज पॉजिटिव आयन है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब वो विलयन अम्लीय है। तो यहाँ पे अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, तो 7 से कम होता है तो पीएच मान 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20 का। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील के अंदर, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसके अंदर सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो ब्राजील सबसे बड़ा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, एशिया महाद्वीप में चीन सबसे बड़ा है भी, एशिया महाद्वीप में चीन सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसकी अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे कुल, अब देखो भी 6 जो कॉलेज है उसमें स्नातक यूजी विद्यार्थी टोटल 28,400 हैं, और 6 कॉलेजों के स्नातकोत्तर यानी पीजी वाले हैं वो कितने? 25,600 हैं। अब इसने बोला भी जो एफ कॉलेज है, ये जो आपका एफ कॉलेज है ये रहा, इस एफ कॉलेज में यूजी विद्यार्थियों की संख्या और स्नातकोत्तर पीजी विद्यार्थियों की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पे 15% है और यहाँ पे 23% है। अब 100 का मान कितना है? 100% का मान है वो 28,400 है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा? तो 1% का मान 284 आ जाएगा भी। अब आपको 23 का ज्ञात करना है तो 23 से गुणा करवा दो। 23 का ज्ञात करना है तो आप 23 से गुणा करवा दो। 23 से गुणा करवाओगे तो 284 इंटू 23, तो ये आपके पास में आ जाएगा 6532 आ जाएगा भी। अब इसमें देख लो भी, यानी 100% बराबर कितना है? तो 256 यानी 25,600 है। 1% बराबर कितना आ जाएगा? तो 256 आ जाएगा।
तो 15% बराबर कितना आ जाएगा, तो 256 का गुणा करवाना है 15 के साथ में, तो 3840 आ जाएगा भाई, 3840 आ जाएगा। अब इसने बोला भी अंतर बताना है, अंतर बताना है तो दोनों का अंतर कर दो, दोनों का अंतर करोगे तो ये आपके पास में 2 आ जाएगा, और 13 में से 4 गया 9 आ जाएगा, और यहाँ पे बच गया 14, 14 में से 8 गया 6 आ गया, और 5 में से 3 गया 2, तो 2692 इसका क्या आ जाएगा भी, अंतर आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अभी इसके अंदर आपको बोला गया है भी जो सी कॉलेज सी है, यानी ये रहा कॉलेज सी। अब सी कॉलेज में स्नातकोत्तर पीजी विद्यार्थियों और स्नातक यूजी विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताना है। तो यहाँ पे पहले पीजी वाला देख लो भी, पीजी वाला आपका ये रहा। अब आपको पता है भी एक का मान कितना है, यहाँ पे 256 है, क्योंकि 100 का मान 25,700 है, तो 20 से 20 कट जाएगी, तो एक का मान आपके पास में 256 आ गया। तो एक का मान 256 आ गया, तो आपको ज्ञात कितना है सी में 26% का मान, तो 26 से गुणा करवा दो तो आपके पास में आ जाएगा 6656। ठीक है, ये आपके पास में पीजी वाले आ गए कॉलेज सी के अंदर। अब कॉलेज सी के अंदर यूजी वाले कितने हैं, तो एक का मान कितना है भी, तो एक का मान 284 है, तो आपको ज्ञात करना है 20 का मान, तो 20 से गुणा करवा दो भी, तो 284 का 20 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये 5680 आ जाएगा भाई, 5680। अब इसका आपको रेशियो पूछा है भी, तो इसका रेशियो पूछा है, तो यहाँ पे ये कितने से कट जाएगा भी आपका, तो ये आपका 16 से कट जाएगा भी, 16 से कटेगा तो 16 का इसमें भाग दोगे तो 416 आ जाएगा, और इसमें 16 का भाग दोगे तो ये 355 आ जाएगा, तो 416 रेशियो 355 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। यही अनुपात इसने पूछा है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने बोला भी कंपनी बी में कार्यरत महिलाओं और पुरुषों की संख्या में अंतर और कंपनी ई में कार्यरत महिला और पुरुषों की संख्या में अंतर का अनुपात लगभग कितना है। तो कंपनी ई कहाँ पे, अभी कंपनी बी देखो, पहले कंपनी बी ये रही, अब इसके अंदर है वो महिला कौन सी है, फीमेल है, वो ये रंग वाली है, और लाल रंग वाला है वो मेल है। तो यहाँ पे 6 और फीमेल मेल कितना है, 4 है, तो दोनों में संख्या का अंतर कितना आ गया, 6 और 4 का अंतर कितना हो गया, 2 का। और उसके बाद में कंपनी ई ये रही आपकी, और इस कंपनी ई के अंदर है वो लगभग 5 से ऊपर है, और 6 5.5 हो गया अभी, ये 5.5 हो गया, और ये मेल कितने हैं, तो मेल है वो 4 है अभी, तो 5.5 में से 4 जाएगा तो 1.4 4.5 में से 4.5 में से 4 में से 4 निकालोगे तो 1.5 बचेगा। अब पॉइंट हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। अब 5 से काट दो, 5 दिया 15 और 500 का बेस, तो 4:3 आ जाएगा भाई, 4:3, जो कि देख लो कौन सा ऑप्शन है इसमें, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब दूसरा कथन देखो भी क्या बोल रहा है, ये दी गई 6 कंपनियों में से 3 में महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों से अधिक है। तो इसके अंदर देखो भी कंपनियां आपको दे रखी है, अब इसके अंदर 3 ऐसी कंपनी है, यानी ए बी सी डी ये कंपनी है। अब 3 के अंदर वो महिला कर्मचारियों की संख्या वो पुरुषों से ज्यादा है, तो यहाँ पे देखो भी, यहाँ पे इसमें क्या है, बी कंपनी के अंदर है वो महिलाओं की संख्या ज्यादा है, सी कंपनी के अंदर भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है, और ई कंपनी के अंदर भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो ये बिल्कुल सही है, अभी 2 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना क्या है, कौन सा भाग उन स्नातकोत्तर शिक्षकों को दर्शाता है जो ईमानदार है। तो आपका वर्ग है, आपका जो वर्ग है ये किसको दर्शाता है, स्नातकों को दर्शाता है, और वर्त है वो स्नातकोत्तर को दर्शाता है, भी इसको कोत्तर लिख देते हैं, स्नातकोत्तर को दर्शाता है। त्रिभुज है वो आपका शिक्षक को दर्शाता है, शिक्षक होना चाहिए, और आयत है वो आपका ईमानदार को दर्शाता है, आयत है वो आपका ईमानदार। तो इसके अंदर बोला भी कौन सा भाग स्नातकोत्तर शिक्षकों को, तो एक तो आना चाहिए आपका आयत के अंदर, और एक आपका आना चाहिए त्रिभुज के अंदर, और एक आपका सर्कल के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे ओनली फॉर वो एक ही संख्या ऐसी है जो एक तो आपकी हो जाएगी डी हो जाएगी एक तो, यानी कौन सा भाग उन स्नातकोत्तरों जो शिक्षक उन स्नातकोत्तर शिक्षकों को दर्शाता है जो ईमानदार है। एक तो आपका डी हो गया और एक आपका सी हो गया, सी और डी दोनों हो जाएंगे भी, इसमें सी और डी है वो दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसने डी बोला है भी,
जो ईमानदार भी है, जो आपका ईमानदार भी है, उन स्नातकोत्तर शिक्षकों को दर्शाता है। अब शिक्षक कौन सा है, त्रिभुज वाला है, शिक्षक के अंदर भी आ रहा है दोनों के दोनों, ठीक है। और स्नातकोत्तर वर्त हो गया आपका स्नातकोत्तर, और उसके बाद में ईमानदार वाले में आयत आ रहा है, तो आयत को भी दर्शा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा उन स्नातकोत्तर शिक्षकों को दर्शाता है, तो इसके अंदर है वो एक तरीके से अगर अपन बात करें तो सी डी दोनों ऑप्शन अगर आपके पास में है, यानी इस प्रकार से है भी, एक ऑप्शन आपके पास सी और डी का है तो वही आपका राइट आंसर होगा। भी नहीं तो इसके अंदर अलग अलग आंसर दे रखे हैं, ए बी सी डी, यानी एक एक सिंगल के अंदर आंसर दे रखे हैं, तो आपका डी होगा, क्योंकि इसके अंदर है वो सी के अंदर साथ में स्नातक भी आ जाते हैं। साथ में क्या है, सी के अंदर है वो आपके स्नातक आ जाते हैं, सी के अंदर स्नातक आ जाते हैं, लेकिन इसने क्वेश्चन के अंदर उन स्नातकोत्तर यानी स्नातकोत्तर का पूछा है, स्नातकोत्तर का पूछा है, तो यहाँ पे वर्ग के अंदर है वो स्नातक आ जाते हैं, वर्त के अंदर स्नातकोत्तर आते हैं। तो डी ओनली फॉर वो कंडीशन है, डी जो कि स्नातकोत्तर है, शिक्षक है और ईमानदार है, तभी इसके अंदर है वो डी आया है। नहीं तो सी की भी कोई रोक नहीं है, भी इसने ये बोल नहीं रखा भी स्नातक नहीं होने चाहिए, स्नातक नहीं होने चाहिए, ये इसने बोल नहीं रखा है भी, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई 4 शब्द दिए गए, उनमें से 3 किसी तरह से संगत और एक असंगत है। दुख, क्रोध और भय ये एक प्रकार से आपस में रिलेटिव है और इन सभी पर विचार किया जाना चाहिए, तो विचार इसका अलग हो जाएगा। भाई दुख, क्रोध और भय इन सभी के ऊपर है वो विचार किया जाना चाहिए, तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब 18 के का अर्थ क्या है, भाग 6, और जे का अर्थ क्या है, गुणा 7, और क्यू का अर्थ क्या है, जोड़ना 5, और टी का अर्थ क्या है, घटाना 2। तो 6 कम 6, 6 × 18, 7 × 21, और 21 में 5 जोड़ दो और 2 घटा दो। तो डायरेक्ट में क्या करता हूँ, 21 में 3 जोड़ देता हूँ भी, 21 में 3 जोड़ूंगा तो 24 आ जाएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। अगर अपन बात करें भी 9 में 2 जोड़ा, और फिर 11 में 3 जोड़ा, फिर 14 में 4 जोड़ा, और 18 में 5 जोड़ेगा, 5 जोड़ेगा तो 18 और 5 23 हो जाएंगे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन। पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4, फिर 5। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, एक विशिष्ट कुट भाषा में आर क्यू अन को 53 लिखता है। आर आता है 18 पे, क्यू आता है 17 पे, और एन आता है 14 पे। सभी को जोड़ो भी, सभी को जोड़ोगे तो 8 और 7 कितने होते हैं भी, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 1 2 3 और 4 यानी 49 हो रहा है। अब 49 में मैंने क्या कर दिया, 4 ऐड कर दिया, 49 और 4 53 हो जाएंगे। उसके बाद में डी आता है आपका 4 पे, एल आता है 12 पे, पी आता है 16 पे। सभी को जोड़ोगे तो आपके पास में 12 और 32 हो रहा है, और इसको क्या लिख रहा है, 36 लिख रहा है, तो 4 जोड़ रहा है। इसी प्रकार से एस आता है 19 पे, आर आता है 18 पे, एफ आता है 6 पे। तो ये आपके पास में हो जाएगा 8 और 4 14, 14 और 10 24 यानी 23, 2 और 2 2 4 यानी 43 हो रहा है। तो अब प्लस में इसमें क्या करोगे, आप 4 ऐड कर दोगे, 43 और 4 47, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, प्रबंधक के 6 प्रोफेसर है, ओ पी क्यू आर एस और टी, प्रत्येक ने 2 विषय पढ़ाता है। अब इसके अंदर प्रत्येक 2 विषय पढ़ाते हैं भी, और जिनमें से एक प्रमुख विषय इसका और एक गौण विषय है। अब इसने बोला भी आर गौण विषय के रूप में फाइनेंस पढ़ाता है। आर है ना, वो यहाँ पे जी से गौण हो गया और पी से प्रमुख हो गया। आर है वो गौण विषय के रूप में कौन क्या पढ़ाता है, फाइनेंस पढ़ाता है। और जबकि 3 अन्य प्रोफेसर है ना, वो इसे मुख्य विषय के रूप में पढ़ाते हैं। यानी फाइनेंस है वो 3 अन्य जो प्रोफेसर है उनका प्रमुख विषय है, लेकिन आर का तो क्या है, ये गौण विषय है। आगे इसने बोला भी टी ऑपरेशंस को प्रमुख विषय के रूप में पढ़ाता है। तो टी है वो ऑपरेशंस को, ऑपरेशंस इसको क्या करता है, मुख्य विषय के रूप में पढ़ाता है, प्रमुख विषय इसका। जबकि क्यू और एस इसे क्या है, गौण विषय के रूप में पढ़ाते हैं। तो क्यू और एस है वो गौण विषय के रूप में पढ़ाते हैं। तो ऑपरेंस, और ये भी क्या करता है, एस भी क्या है, ऑपरेंस को गौण विषय के रूप में पढ़ाता है। आगे देखो भी ओ और आर, ओ और आर है वो क्या करता है, ओ और आर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ओ, आर पहले ऊपर है। ओ और आर समान विषय फाइनेंस और आईटी पढ़ाते हैं, समान विषय फाइनेंस और आईटी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आर का प्रमुख विषय क्या हो जाएगा, आईटी हो जाएगा। आर का प्रमुख विषय आईटी हो जाएगा,
और ये समान विषय पढ़ाते हैं ओ और आर, तो यहाँ पे ये क्या पढ़ाएगा आपका ये फाइनेंस और आईटी पढ़ाते हैं, तो आपका ये फाइनेंस पढ़ाएगा, फाइनेंस, और यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा ये आईटी इसका समान विषय पढ़ाते हैं ओ और आर। आगे इसने बोला भी एस और टी दोनों मार्केटिंग पढ़ाते हैं, एस और टी आपका ये रहा और एस आपका ये रहा, तो एस का मार्केटिंग हो जाएगा प्रमुख विषय और टी का मार्केटिंग हो जाएगा गौण विषय। ठीक है, ये टी का मार्केटिंग विषय हो गया। अब उसके बाद में आगे बोला भी केवल एक प्रोफेसर गौण विषय के रूप में स्ट्रेटेजी पढ़ाता है और आगे आपको गौण विषय के रूप में स्ट्रेटेजी पढ़ाता है, तो इसके अंदर अगर अपन बात करें तो आपके पास में ऑप्शन ए की व्यक्ति बचा है पी। अब आपको मैंने पहली वाली कंडीशन में बताया था जो फाइनेंस है ये तीन अन्य जो प्रोफेसर है उनका प्रमुख विषय है, और वो देख लो भी तीन प्रोफेसर बचे हुए हैं क्या आपके पास में भी 1 2 3 4 टोटल प्रोफेसर है कितने, टोटल प्रोफेसर आपके पास में 6 है, तो 6 के 6 आगे 1 2 3 4 5 और 6 आगे, तो एक तो आपका यहाँ पे पी का फाइनेंस हो जाएगा और एक क्यू का फाइनेंस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे फिर क्यू का फाइनेंस नहीं आएगा, अभी यहाँ पे क्यू का फाइनेंस यहाँ पे नहीं आएगा, फाइनेंस है वो आपका फाइनेंस यहाँ पे आएगा फिर, क्योंकि तीन जो आदमी हैं उनके क्यू का फिर आईटी आ जाएगा, यहाँ पे आईटी क्यू का आ जाएगा। और उसके बाद में स्ट्रेटेजी है वो कौन पढ़ाएगा, फिर ये आपका पी पढ़ा देगा, फिर पी आ जाएगा। और यही पूछा है इसने पी का कौन सा गौण विषय है, तो पी का गौण विषय है वो स्ट्रेटेजी हो जाएगा और इसका जो फाइनेंस विषय है वो प्रमुख विषय हो जाएगा भी, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी इसमें। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट कथन आपको दे रखा है भी लोगों को सोशल मीडिया की लत लग रही है, सोशल मीडिया पर सक्रिय होना आनंददायक है तभी तो लत लग रही है, सही है, और सोशल मीडिया का अभिगम आसान हो जाता है, सोशल मीडिया का अभिगम है वो आसान हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों सही बात है, तभी क्या है लोगों को सोशल मीडिया की लत लग रही है, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन, दोनों धारणाएं सही है भी इसमें। अब देखो भी आगे इसने बोला भी 7 दोस्त है पी क्यू आर एस टी यू और वी, जन्म 7 अलग अलग महीनों मार्च अप्रैल जून जुलाई अगस्त सितंबर और दिसंबर में हुआ, उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। आर का जन्म उस महीने में हुआ था जिसे 31 से कम दिन होते हैं, लेकिन वह अगस्त से पहले था, तो अगस्त से पहले मार्च अप्रैल जून, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब इसके अंदर आर का जो जन्म होगा वो या तो अप्रैल को होगा या फिर जून को होगा, अप्रैल या फिर जून, यानी यही 30 दिन के हैं, तो ए से अप्रैल हो गया और जे से जून हो गया। अब इसके अंदर आगे इसने बोला है आगे टी के बाद केवल 3 दोस्तों का जन्म हुआ, तो टी के बाद 3 दोस्तों का जन्म हुआ, तो यहाँ पे दिसंबर सितंबर और अगस्त, तो टी का जन्म फिर जुलाई को हुआ, भी टी का जन्म है वो जुलाई को हुआ। ठीक है, उसके बाद में इसने बोला भी यू का जन्म वी से ठीक पहले लेकिन टी के बाद में हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा यू का जन्म वी से तो पहले हुआ और टी के बाद में हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया भी आपका यू का जन्म है वो अगस्त को हुआ और वी का जन्म है वो सितंबर को हुआ। उसके बाद में आगे इसने बोला है, आगे देखो आगे इसने बोला टी के बाद में हुआ, और यहाँ पे देखो भी पी और एस के बीच में 3 से अधिक दोस्तों का जन्म हुआ, पी और एस के बीच में, तो मैं एस को लास्ट में लेके आ जाता हूँ, एस को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, तो एस है वो दिसंबर में हुआ, और एस और पी के बीच में 3 से अधिक दोस्त हैं, तो मैं पी को पहले लेके आ जाता हूँ, पी को पहले लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे 3 से अधिक दोस्त आ गए, तो पी है वो जनवरी को आ जाए, भी पी है वो आपका जनवरी को आ जाए। अब इसने बोला भी आर का जन्म टी से ठीक पहले नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया भी आर के पास 2 कंडीशन थी, या तो अप्रैल को होगा या फिर जुलाई को होगा, या तो अप्रैल को या फिर जून को, तो जुलाई से जस्ट पहला जो महीना है वो जून है भी, तो इसने ये बोल दिया भी आर का जन्म है वो टी से पहले वाले ठीक पहले वाले महीने को नहीं हुआ, तो इसका मतलब जून को नहीं हुआ फिर आर का। और एक आपके पास में व्यक्ति बचा है कौन,
Q, तो Q का यहाँ पे कब होगा, जून को होगा। अब इसने बोला Q और S के बीच में कितने सदस्य है, तो 1, 2 और 3, तो टोटल कितने भी 3, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने कथन दे रखे हैं। कथन है भी सभी बकरी, सारी की सारी जो बी से बकरी है वो क्या है, कऊ है यानी गाय है, और सभी गाय है वो भेड़ है। सारी की सारी जो आपकी गाय है वो BH से भेड़ हो जाएगी। बी से बकरी, सभी बकरियां गाय है और सभी गाय भेड़ है। निष्कर्ष क्या निकला, तो सभी भेड़ बकरियां क्या, सारी की सारी सो BH से भेड़ है वो बकरी के अंदर आ रही है क्या, नहीं आ रही है तो कैंसिल करो। और सभी बकरियां भेड़ के अंदर आ रही है क्या, तो सारी की सारी बकरी है बी से बकरी वो BH यानी भेड़ में आ रही है, तो आपका सेकंड सही हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। तो यहाँ पे आपका टांग है ना, टांग ये असंगत हो जाएगा। अभी नाक, जीभ और आंख ये आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 जो ज्ञानेंद्रियां होती है वो है, और टांग इसमें अलग हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको दे रखा है AL यानी ALPHABE और T। अब इसको क्या लिख रहा है, ये YJNFYZCR लिख रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे -2 कर दिया, यहाँ पे -2 कर दिया, नहीं यहाँ पे ये J अभी J है तो यहाँ पे भी -2 कर दिया, यहाँ पे भी -2 कर दिया, यानी प्रत्येक के अंदर -2 कर रहा है भी ये। तो इसके अंदर देखो भी R में -2 करेगा तो आ जाएगा T Q। अब इसने बोला तो उसी कुट भाषा में किस शब्द को ये लिखा जाएगा। अब आपको आंसर दे दिया, इसका प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पे देखो भी R में से 2 माइनस किया था तो 2 जोड़ो भी, R में 2 जोड़ोगे तो T, C में 2 जोड़ोगे तो C आता है 5 पे, 3 पे, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 E आ जाएगा, और B आता है 2 पे 2 जोड़ोगे तो D आ जाएगा, और G आता है 7 पे 2 जोड़ोगे तो I 9 आ जाएगा, और M आता है 13 पे 2 जोड़ोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, और उसके बाद में S आता है 19 पे 2 जोड़ोगे तो U आ जाएगा, और Q आता है 17 पे 2 जोड़ोगे तो 19 आ जाएगा, 19 पे आ जाएगा S। तो यहाँ पे इस शब्द को इसने क्या लिखा है, ये लिखा है भी, इस शब्द को ये शब्द लिखा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर NTPC का और कवर किया है भी। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहने वाली है वो 5 अप्रैल 2021 को 10:30 बजे जो पेपर हुआ था उस पेपर का नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें भी, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।